Hello students, welcome to SST class. Previously we have completed the chapter the Mughal Empire, and now we will discuss about the questions and answers of this chapter. So let's start. First question is match the following. इसमें वर्ड्स को मैच करना है, किस वर्ड का कनेक्शन किस वर्ड से है. फर्स्ट इज मनसब. What was mansab? Mansab was a word that is related to rank. That is मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिशियल्स को रिक्रूट किया जाता था उनको एक मनसब प्रदान किया जाता था. यानी ये एक तरीके का रैंक था जो कि ऑफिशियल्स को रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी को रेफ़र करता था. जितना अधिक मनसब होता था उतना ही अधिक उसका रैंक हाई होता था. सो मनसब इज कनेक्टेड टू रैंक. नेक्स्ट इज मंगोल. मंगोल इज कनेक्टेड टू उज्बेक. यानी जो उज्बेक होते थे, उज्बेक एक मंगोल की एक वी कैन से एक ब्रांच थी मंगोल की उज्बेक. एंड ये जो मंगोल थे ये सेंट्रल एशिया में इनका जो है राज था और इन्होंने सेंट्रल एशिया के काफ़ी बड़े लैंड पे अपना ऑक्यूपेशन कर लिया था. नेक्स्ट इज सिसोदिया राजपूत ये मेवाड़ के थे. एंड द मुगल्स लाइक अकबर, जहांगीर, इन्होंने सिसोदिया राजपूत पे अटैक भी किया था. हालांकि अकबर ने अटैक किया और सिसोदिया राजपूत को डिफीट भी किया था, बट सिसोदिया राजपूत डिड नॉट सरेंडर्ड अगेंस्ट अकबर. बट जहांगीर ने जो सिसोदिया राजपूत थे उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया. और उसके बाद इनके सिसोदिया राजपूत और इनके मुगल्स के अच्छे कनेक्शन हुए. नेक्स्ट इज राठौर राजपूत. ये जो राजपूत होते थे बेसिकली राजस्थान और मालवा वाले रीजन में थे. राठौर राजपूत ये मारवाड़ के थे, इनका कनेक्शन मारवाड़ से था. नेक्स्ट इज नूरजहां वाज द वाइफ ऑफ जहांगीर की ये वाइफ थी और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी अहम जो है रोल रहा था. शी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस in the administration. Next is Subadar. So we know that Subadar refers to governor. मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी पूरा किंगडम था, जो पूरा एम्पायर था, that was divided into different सूबाज. We can say province और state. सूबा refers to province और state. जिस तरीके से इस समय स्टेट हैं उसी समय तो इसी के हिसाब से पहले सूबा होते थे और इनमें पॉलिटिकल एंड मिलिट्री राइट्स गवर्नर का होता था. गवर्नर हैज़ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री राइट्स एंड दिस गवर्नर एट दैट टाइम इज कॉल्ड सूबादार. एंड फॉर द हेल्प फॉर द गवर्नर इन फाइनेंशियल एंड रेवेन्यू वर्क there is an officer called दीवान. This is called दीवान. तो दीवान गवर्नर की हेल्प करता था. इसके अलावा काफ़ी और ऑफिसर होते थे छोटे छोटे जो कि गवर्नर की हेल्प करते थे उस सूबे को ठीक तरीके से चलाने में.
So this is first question, and now move to the next question. Fill in the blanks. The capital of Mirza Hakim, Akbar's half brother, was. कैपिटल इसमें अकबर का जो सौतेला भाई था मिर्ज़ा हकीम, उसकी कैपिटल क्या थी? वी नो दैट इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कॉपर सीनरी इनहेरिटेंस वाज ऑब्जर्व्ड. कॉपर सीनरी इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो एम्पायर होती है उसको जो उसके किंग के जो सन होते हैं उसमें बराबर बराबर बांट दिया जाता है. जैसे कि मान लीजिए ये एक किंग है और इसके अगर 3 सन हैं तो 3 सन में बराबर बराबर इसके किंगडम को बांट दिया जाएगा. इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा. तो मिर्ज़ा हकीम को जो टेरिटरी मिली थी वो थी काबुल की, और अकबर को पूरा इंडिया वाला क्षेत्र मिला था. अकबर अपनी टेरिटरी को इंक्रीज़ करते रहे थे, इसलिए अकबर का जो एम्पायर था वो बढ़ता चला गया. और अकबर के कनेक्शन भी जिन रूलर्स को डिफीट करते थे उनके साथ कनेक्शन भी अच्छे होते थे, और वो ह्यूमिलिएट नहीं करते थे, उसको अपमानित नहीं करते थे, और एक तरीके से मित्रता उनसे कर लेते थे. अकबर की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी. नेक्स्ट इज़ द 5 डेक्कन सल्तनट्स वर बरार, खानदेश, अहमदनगर एंड रिमेनिंग 2. तो इसमें बताना है कि जो 5 डेक्कन सल्तनट्स थी उनके नेम्स क्या क्या थे. सो इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम थोड़ा मैप का सहारा लेंगे. यस, वी कैन सी दिस इज खानदेश, फाइव डेक्कन सल्तनत में बरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर and Golconda. And now we'll see the location of these sultanates in the map. So this is Barar. We can see here. This is Barar. Here is Khandesh. This is Ahmednagar, बीजापुर, एंड हियर दिस इज़ गोलकुंडा. ये हैदराबाद वाला रीजन ये गोलकुंडा में आता है. हियर दिस इज़ बीजापुर, एंड दिस एरिया अहमदनगर एंड बीजापुर ये nowadays comes in Maharashtra. Here this comes in mostly Telangana, and this is Khandesh. ओके, एंड इसको और थोड़ा अच्छी तरीके से देखने के लिए देखिए, हियर दिस इज बरार, अहमदनगर, एंड अहमदनगर के नॉर्थ में हियर इज खानदेश, हियर बीजापुर, एंड दिस इज गोलकुंडा, एंड नीचे था विजयनगर एम्पायर. पूरे साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर था. एंड हियर दिस इज गजपति रूलर्स, जो कि मोस्टली उड़ीसा में थे. हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है इन्हें, बट हियर दीज आर गजपति रूलर्स. दीज आर विजयनगर एम्पायर दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1336 ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी, विच यू हैव read in the Delhi Sultanate. Now move to the next question. If Jat determined a mansabdar rank and salary, Sawar indicated his. इसमें पूछा गया है कि यदि मनसबदार की रैंक जात द्वारा डिटरमाइन होती थी तो जो सवार जो होता था उससे क्या पता लगता था. वी नो दैट जात
जात से रैंक एंड सैलरी होती थी, एंड सवार इंडिकेट्स हिज मिलिट्री कैपेबिलिटीज, यानी उसकी अंडर में कितने जो कैवलरी मैन हैं, कितने घुड़सवार हैं, वो उसको मेंटेन करने होते थे, ये सवार से पता लगता था। एंड बोथ दीज जात एंड सवार टुगेदर डिफाइंस द मनसबदार रैंक। नेक्स्ट इज अबुल फजल। अबुल फजल, Akbar's friend and counselor, helped him frame the idea of so that he could govern a society composed of many religion, culture and caste. इसमें बेसिकली ये कहा है कि जो अकबर के फ्रेंड और काउंसलर थे, दोस्त और जो एक तरीके से परामर्शदाता काउंसलर, तो उन्होंने अकबर को कौन सा आइडिया फ्रेम करने में हेल्प की, जिसकी वजह से जो उनके एम्पायर में डिफरेंट रिलीजन्स थे, डिफरेंट कल्चर्स थे और जो कास्ट जो थी, उनके बीच में एक तरीके से हारमनी बनी रहे, पीस बनी रहे। तो दैट आइडिया वाज द सुलह ए कुल। जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अशोका ने धम्मा चलाया था, धम्म, उसी तरीके से अकबर ने अपनी एक नई पॉलिसी चलाई थी जिसका नाम था सुलह ए कुल। तो सुलह ए कुल ये अपनी एम्पायर में एक तरीके से पीस और हारमनी को प्रमोट करने के लिए और उसको पूरी एम्पायर को स्टेबलाइज करने के लिए अकबर ने सुलह ए कुल की पॉलिसी चलाई थी। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Just now, question number 3. What were the central provinces under the control of the Mughal? मुगल के कंट्रोल में सेंट्रल प्रोविंसेस थे, उनके नेम्स क्या क्या थे? सो सेंट्रल प्रोविंस जो मुगल के कंट्रोल में होंगे वो जनरली जो उनकी कैपिटल थी, दैट इज़ दिल्ली एंड आगरा, उसके आसपास के एरिया में ही होंगे, क्योंकि उन्हीं पे वो डायरेक्ट कंट्रोल कर पाएंगे। और जो डिस्टेंट जो प्रोविंस होंगे उन पे उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा। सो दीज आर नियर दिल्ली एंड आगरा, नॉट वेरी फार फ्रॉम द कैपिटल। Okay, so we can see these are Panipat, Lahore, Delhi, Agra, Mathura, Amer, Chittor, Fatehpur Sikri, Ranthambore, Allahabad. Okay. Now come to the next question. So next question is, what was the relationship between the Mansabdar and the Jagir? So we know that जो मनसबदार होते थे, जो ऑफिशियल्स रिक्रूट किए जाते थे, तो उनको जो सैलरी के रूप में जो लैंड असाइनमेंट एंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स जो दी जाती थी उसको हम जागीर कहते थे। तो इस जागीर पे इनका जो मनसबदार होते थे, इनका ही पूरा रेवेन्यू पर कंट्रोल होता था। बट वन थिंग इज़ दैट द कंट्रोल इज़ ओनली ऑन द रेवेन्यू, नॉट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जागीर। यानी जागीर की जो भी पॉलिसीज़ होंगी, जो भी रूल्स होंगे और जो भी पॉलिटिक्स होगी, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द मुगल एम्पायर, नॉट बाय दैट मनसबदार। मनसबदार केवल उसके रेवेन्यू पे कंट्रोल करेगा।
और जो भी कंट्रोल होगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो पूरा का पूरा जो मुग़ल एम्पायर थी, जो कि जो एम्परर था उसका होगा। तो बेसिकली मनसबदार और जागीर के बीच में जो रिलेशन था वो सिर्फ इतना था कि इसका जो रेवेन्यू होगा वो केवल मनसबदार को मिलेगा एज अ सैलरी, और इसके लिए मनसबदार अपने जो सबॉर्डिनेट्स को रिक्रूट कर सकता है। और ये भी ज़रूरी नहीं था कि मनसबदार उसी अपनी जागीर में रहे। इट इज़ पॉसिबल दैट ही इज़ अपॉइंटेड टू एनीवेयर इन इंडिया। Okay, so question number 5. What was the role of the जमींदार in the मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन? मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में ज़मींदार का क्या रोल था? ज़मींदार बेसिकली वो लोग होते थे जो कि टैक्स को, रेवेन्यू को कलेक्ट करने में हेल्प करते थे। सो किसी भी एम्पायर में टैक्स कलेक्ट करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होता था, क्योंकि इसी से उस एम्पायर की इनकम होती थी। एंड ज़मींदार रेफर्स टू ऑल द intermediaries, whether he is the local headman of the village or he is powerful chieftain. He can be any person, but the role is that he help him in collecting the tax revenue of that particular area, or we can say village. और उस विलेज में जितने भी पीजेंट्स होते थे, आर्टिसंस होते थे, जो उनके द्वारा जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो इसको मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन को दे देते थे। ओके, रेवेन्यू एंड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. हाउ वर द डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर्स इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडिया ऑन गवर्नेंस? अकबर डिफरेंट जो भी रिलीजियस स्कॉलर्स होते थे उनसे डिबेट करते थे, और उनके जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी टीचिंग्स हैं, उनके बारे में जानकारी लेते थे। एंड अकबर हैज़ built इबादत खाना इन द फतेहपुर सीकरी in which the religious debates were taken place। और डिफरेंट स्कॉलर्स से, रिलीजियस स्कॉलर्स से डिबेट करने के बाद उन्होंने ये देखा कि जो भी समाज में जो डिफरेंट रिलीजन्स की पॉलिसीज़ हैं, और इसमें जो कुछ एक तरीके से वी कैन से दैट फैनेटिक जो होते हैं, जो कि कट्टर जो लोग होते हैं, उनकी वजह से समाज में डिसहार्मनी फैलती है, और पीस भी जो है ठीक से एस्टेब्लिश नहीं हो पाती है। तो इस वजह से अकबर ने अपनी एक नई पॉलिसी निकाली जिसका नाम था सुलह कुल। इस पॉलिसी के द्वारा उन्होंने समाज में पीस और हार्मनी को प्रमोट करने का प्रयास किया, और इट वाज बेस्ड ऑन ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस। मतलब these are basic ethics of the Sulaykul policy. So now let's move to next question. Why did the Mughal emphasize their Timurid, not their Mongol descent? We know that कि जो भी मुगल्स थे, तो इनकी जो डायनेस्टी थी, ये डायनेस्टी मदर की साइड से और इनके फादर की साइड से दो डिफरेंट लीनिएजेस थे। फादर की साइड से ये जो तैमूर थे उनके वंशज थे, और मदर की साइड से ये जो मंगोल्स थे ये उनके वंशज थे। तो ये जो मुगल्स हैं, इन्होंने तैमूर के वंशज कहलाना अधिक पसंद करते थे, और मंगोल के नहीं, क्योंकि जो मंगोल जो थे उन्होंने सेंट्रल एशिया में बहुत ही कत्लेआम किया था, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने लोगों को मारा था। सो ये कत्लेआम के लिए फेमस थे, मैसेकर के लिए, जिसको कहते हैं होमोसाइड।
उसके लिए फेमस थे। और इसी वजह से मुगल्स ने अपनी जो भी तिमुरिड लीनिएजेस है उसी को उन्होंने प्रीफर किया, बिकॉज मंगोल्स आर एसोसिएटेड विद मैसेकर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। इसीलिए मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तिमुरिड एंसेस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इम्पोर्टेंट वाज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। ये एक जर्नल क्वेश्चन है। अगर मुगल एम्पायर भी नहीं पूछते तो भी सिंपली किसी भी एम्पायर के लिए इनकम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है, क्योंकि किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, और उसके लिए जो पैसा होता है वो टैक्स से ही आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी एम्पायर है उसको एक आर्मी मेंटेन करनी पड़ती है, अपने फोर्ट्स उसको बनाने पड़ते हैं अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, और अपने जो भी उसकी मासेस होती है, कॉमन पीपल होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए तमाम काम करने पड़ते हैं, और डिफरेंट पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। इसके लिए उसको जो भी इनकम होती है वो टैक्स से ही होती है, और ये टैक्स ही जितना अच्छा टैक्स होता है उतनी ही अच्छी उस एम्पायर की इनकम होती है। तो इस वजह से किसी भी एम्पायर को स्टेबल करने के लिए रेवेन्यू की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड नॉट जस्ट तुरानीज एंड ईरानीज। इसमें सिंपली ये पूछ रहे हैं कि मुगल्स को क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि उन्होंने डिफरेंट बैकग्राउंड से मनसबदार को रिक्रूट किया, सिर्फ तुरानी और ईरानी को ही नहीं। तुरानी बेसिकली ये जो है टर्क्स होते थे, और ईरानी ये ईरान ओरिजिन के होते थे। तो क्या था, वी नो दैट मुग़ल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मुग़ल एम्पायर थी, ये बहुत ही बड़ा हो गया था। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों को रिक्रूट करना ज़रूरी था, क्योंकि जब डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को रिक्रूट करेंगे तो उससे एम्पायर में स्टेबिलिटी आएगी। अगर सिर्फ एक ही ग्रुप के लोगों को रिक्रूट किया जाएगा तो दूसरे ग्रुप के लोग हैं वो रिवोल्ट करेंगे और डिससेटिस्फाई होंगे। और दूसरा, अगर डिफरेंट बैकग्राउंड के अगर ऑफिशियल आएंगे तो वे जो कॉमन लोग होते हैं उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, और इस तरीके से किंगडम जो है एस्टेब्लिश होता है और स्टेबलाइज होता है। नाउ थर्ड इज, इस वजह से जो उनमें रेबल करने की जो भी टेंडेंसी होती है वो कम होती है, क्योंकि अगर एक ही ग्रुप का जो है ज़्यादा डोमिनेंस रहता है तो उस किंगडम में, उस एम्पायर में रेबल्स बहुत अधिक होते हैं। सो रेबल्स को काउंटर करने के लिए सभी को उसमें शामिल करना जरूरी होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, like the Mughal Empire, India today is also made up of many social and cultural units. Does this pose a challenge to national integration? इस क्वेश्चन में सिंपली कहा गया है कि जिस तरीके से मुग़ल एम्पायर, उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी थी, उसमें मैनी सोशल ग्रुप्स और कल्चरल ग्रुप्स थे, उसी तरीके से इंडिया में आज भी हैं। तो इससे नेशनल इंटीग्रेशन को कोई खतरा है? तो वी कैन सिंपली से दैट नो। व्हाई? बिकॉज वी नो दैट इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। देयर इज़, इंडिया इज़ फुल ऑफ डाइवर्स बट देयर इज़ यूनिटी। यहाँ पर किसी भी रिलीजन को, किसी भी कल्चर को, किसी भी कास्ट या किसी भी क्रीड के आधार पर किसी भी पर्सन को कोई भी कार्य करने से नहीं रोका जाता है। ऑल सिटीजन्स आर फ्री एंड एवरी सिटीजन इज प्रोवाइडेड विद द फंडामेंटल राइट्स। वी नो दैट इन पॉलिटिकल साइंस
वी नो दैट कि हर सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स हैं, और अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स अगर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहे हैं, ही कैन टेक द help of courts. So there is no risk to the national integration in India. And question number 11. Question number 11. Peasants were vital for economy of the Mughal Empire. Do you think that they are as important today? Has the gap in the income between the rich and the poor in India changed a great deal from the period of the Mughals? पीजेंट्स यानी कि जो फार्मर्स होते हैं वो मुग़ल एम्पायर में भी जो है इम्पोर्टेंट रोल रखते थे, और इस समय इंडिया में भी रखते हैं। तो इसमें पूछा गया है, हैज़ द गैप in the income between the rich and poor in India changed? Yes, the gap between the rich and poor in India from the Mughal time has been changed a good deal, because peasants के welfare के लिए there are many schemes for the welfare of peasants, और उनका हर तरीके से ध्यान रखा जाता है, डिफरेंट पॉलिसीज़ लाई जाती हैं, डिफरेंट स्कीम लाई जाती हैं। इवन टुडे द गवर्नमेंट हैज़ announced that the income of farmers will be doubled up to 2022। 2022 तक उन्होंने पीजेंट्स की इनकम डबल करने का जो ऐलान भी किया है। एंड देयर आर मैनी वेलफेयर स्कीम्स दैट आर रिलेटेड टू द फार्मर्स, peasants and villages. So the gap in India between the rich and poor has changed a great deal from the period of Mughals. Mughals के पीरियड में इतना अधिक जो है वेलफेयर नहीं था। So this is all about the chapter, and from the next turn we will start a new chapter, and there should be a mock test. So prepare for that test.